हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जो भी हमारे 2024 और 25 में एग्जाम होंगे उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है जीके की। तो आज हमारा लेक्चर 9 है उसमें, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। ये जो 4 राष्ट्रपतियों के नाम दे रखे हैं उनको उनके कार्यकाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन चारों में हम बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेन्योर था 1967 से 69 तक। उसके बाद थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनका टेन्योर रहा है 1974 से 77। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 और ज्ञानी जेल सिंह रहे 82 से 87। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह 4, उसके बाद आ जाएंगे हमारे नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन 2, उसके बाद आ जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद 1 और फिर आ जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये हमारा कौन से में आ रहा है, 4213, ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करेंगे। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलें, हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ये भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 में किसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये है हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे दिया, राज्य के मुख्यमंत्री, सीएम की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। बाकी हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन है भारत के प्रमुख न्यायाधीश। अगला प्रश्न है द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला, यानी कि हमारी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली राष्ट्रपति महिला थी हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल था 2007 से 12 तक का कार्यकाल, और ये हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है इन whom does the supreme command of the defense forces of the union rest as per the constitution of India। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों के सर्वोच्च आदेश किसमें निहित होते हैं। तो ये निहित होते हैं भारत के राष्ट्रपति में। ये जो राष्ट्रपति है वो डिफेंस सर्विसेज का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो ये सर्वोच्च आदेश भी राष्ट्रपति में निहित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के फोर्थ प्रेसिडेंट थे ये वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। तो ये हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले। दूसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और थर्ड थे जाकिर हुसैन और फोर्थ हो जाएंगे हमारे वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग दीज टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इनके बाद में बने थे एस राधाकृष्णन, इनकी हमने अभी बात की। तो एस राधाकृष्णन जो हैं वो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के बाद उन्होंने अपना वो राष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें राष्ट्रपति थे भारत के, और अभी वर्तमान में कौन है हमारी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये कौन थे? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भी काम किया है, और इन्होंने पोखरण जो हमारा टेस्ट हुआ था, पोखरण सेकेंड 1998 में, 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसमें भी इनका बहुत अहम रोल रहा है। तो मिसाइल मैन है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किनको किया था? डॉक्टर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनको भारत रत्न मिला था 1954, 1954 में भारत रत्न मिला था, और ये 1962 में, 1962 में जो है वो राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे कम आयु के भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ऑल द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड बाय बोथ द हाउसेस कैन कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ, कि किन की सहमति मिलने के बाद ही कोई विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश या पारित किए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति की सहमति मिलनी आवश्यक है पहले, उसके बाद जो है वो हमारे सदन में पेश किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उसकी गणना कब से की जाएगी, ये पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में। तो भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना स्टार्ट हो जाती है जब वो कार्यभार ग्रहण करते हैं अपना। जिस दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी कि जिस दिन अपना एज ए प्रेसिडेंट वो चार्ज लेते हैं, उसी दिन से उनके टेन्योर की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट टुक ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पद संभाला? कि सबसे कम कार्यकाल जो है वो कौन से राष्ट्रपति का रहा है? तो वो रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इनका टेन्योर रहा था 2 साल का, 1967 में बने थे और 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो लगभग 2 साल जो है वो इनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं टोटल? तो राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। तो टोटल 14 सदस्य जो हैं वो हमारी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट हैज द लार्जेस्ट टेन्योर, सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो कौन से राष्ट्रपति का रहा है? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इनको 1950 में राष्ट्रपति चुना गया था, 26 जनवरी 1950 को ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और 1962 तक, 1962 तक, यानी कि 12 साल तक इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस इफेक्ट लास्ट फॉर, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो ये कितने टाइम तक रहता है? 6 महीने तक। 6 महीने तक ये प्रभावी रहता है, और जैसे ही सत्र स्टार्ट होता है
हमारी पार्लियामेंट का जैसे सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 महीने उसके उसके अंदर जो है उसको ऑर्डिनेंस को यदि एक्ट नहीं बनाया जाता तो वो अपने आप रद्द हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 महीने तक प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance during recess of the parliament is given in which article of Indian Constitution? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के अवकाश के दौरान यानी कि जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है उस समय यदि किसी एक्ट की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 123 में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वो हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये हो गया। उसके बाद हम बात करें भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने 1986 के भारतीय डाक कार्यालय संशोधन विधेयक के संबंध में पोकेट वेटो का प्रयोग किया था। तो 1986 में हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह जो है उन्होंने एक विधेयक था भारतीय डाक कार्यालय संशोधन विधेयक, तो उस पे जो है वो पॉकेट वेटो का यूज किया था। तो ये ज्ञानी जेल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाई, कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में चाहे वित्तीय आपातकाल हो चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, इमरजेंसी की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज द राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन इन ए डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उस पे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो यदि भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसमें अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूजन होता है। तो इलेक्शन कमीशन को जो है और राष्ट्रपति के चुनाव में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम निर्णय लेता है इसमें। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? Who among the following has never been the vice president of India? तो इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? मोहम्मद हैयद अंसारी ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स इन इंडिया इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? निम्नलिखित में से किस पद का चुनाव जो है भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर होता है? तो ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे यहाँ तक प्रेसिडेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम वाइस प्रेसिडेंट के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यूज उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें अंडर वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन who shall be the ex officio chairman of the council of states? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के प्रावधानों में आर्टिकल 89 में से एक के तहत कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बताया गया आर्टिकल 89 में। ठीक है। अगला प्रश्न है एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अक्टूबर 2020 तक के बारे में पूछा है कि भारतीय उपराष्ट्रपति कौन है उस समय। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया
जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, हमारी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगले प्रश्न की बात करें, अकॉर्डिंग टू द of the Constitution of India, no person shall be eligible for election as vice president unless he is a citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified to be elected as a member of the Council of State। कि किसी भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा जब तक कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो। यदि ये 3 शर्तों को, वो 3 में से किसी भी एक शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसको भारत का उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वो योग्य नहीं है। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में बताया गया। तो ये क्या, भारत के उपराष्ट्रपति के योग्यताएं हैं कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति का। पहला होता है राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन ऑन एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज टेकन बाय। यदि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उस पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव दोनों में ही अगर कोई चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उस पर अंतिम निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो राज्यसभा स्पीकर? कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट क्वालिफाई टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कि कौन सा विकल्प भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं है, कि इनमें से कौन सी शर्त जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता अगर उसके पास नहीं है तो तब भी वो भारत के उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और आगे के वीडियो में आपसे मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद।